कविता ये सुनकर सन्न रह गई कि उसकी सहेली ने एक रेस्टोरेंट में नशे में धुत एक लड़के को किसी लड़की को बाहों में लेकर नाचते देखा। वो लड़का काफी हद तक कविता के बेटे जय जैसा लग रहा था। किसी लड़की के साथ नाचने में कोई बुराई नहीं थी, मगर लड़की भले घर की नहीं लग रही थी और दोनों ही नशे में धुत बेहुदा हरकतें कर रहे थे। यहाँ तक की हद तो तब हो गई जब रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी उन्हें वहां से धक्के देकर निकालना पड़ा। गालियां बकते और मैनेजर को धमकाते हुए वो लड़का लड़खड़ाता हुआ अपने साथियों और उस लड़की को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सहेली तो अपना कर्तव्य पूरा करके चली गई, पर कविता सोच में डूब गई। नहीं, वो उनका बेटा जय नहीं हो सकता, वो कोई और ही रहा होगा। पर अगर सच में वो उनका बेटा जय ही हुआ तो आखिर कहाँ गलती रह गई उनकी परवरिश में। उन लोगों ने तो अपने बच्चों के लिए जीवन की सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई थी। अच्छे पब्लिक स्कूलों में उन्हें पढ़ाया था। बच्चों का काम करने के लिए हर समय नौकर या काम वाली घर में मौजूद रहते थे। अच्छे से अच्छा खाना व बढ़िया कपड़े उनके लिए लाए जाते। फिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ उड़ती उड़ती बातें उसने अपनी बेटी कोमल के बारे में भी सुनी थी, पर उसे अपने पति की अच्छे पद से जलने वाले लोगों की नीच सोच की उपज समझकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने तो कोमल को हमेशा अपने सेमिनार, ट्यूटोरियल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते या फिर अपनी किताबों में ही डूबे देखा था। उसका उल्टे सीधे चक्करों में पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी दोनों बच्चे बढ़िया उच्चारण के साथ फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, कांटे छुरी से खाना खाते थे। उनके ये बढ़िया तौर तरीके दूसरे बच्चों के माँ बाप के लिए जलन का कारण हो सकते थे। कविता और उसके पति सुधीर को अपने आधुनिक और सुंदर बच्चों पर बहुत गर्व था। जय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। पढ़ाई में दोनों बच्चे तेज थे, पर अब ये क्या सुनने को मिल रहा था? शाम को सुधीर ऑफिस से आते ही सोफे पर लेट गया। कविता ने माथे पर हाथ फेरा, कहीं बुखार तो नहीं? सुधीर ने लंबी सांस लेकर उसका हाथ धीरे से हटा दिया। बुखार बुखार कुछ नहीं, यूं ही जरा सिर दर्द है। मैं पाम मल देती हूं, आप लेट जाइए। कविता के ऐसा कहने पर सुधीर बोला, बाम से कुछ नहीं होगा। सुधीर सीधे होकर बैठ गया। बोला, जानती हो आज गोल पार्क में क्या हो रहा था? कुछ आवारा से छोकरे एक गरीब रेहड़ी वाले को मुफ्त कबाब न खिलाने पर पीट रहे थे। उन्होंने उसकी दुकान का सत्यानाश कर दिया और उसकी सारी कमाई भी छीन ली। किसी ने रोका नहीं। अरे कौन फालतू में अपनी जान जोखिम में डालेगा? जब तक पुलिस आई वे लोगों को पत्थर मारते हुए भाग गए। मैं भी गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ते से आया। ये सब तो यहाँ आम बातें हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? ये साधारण बात नहीं है कविता। सुधीर ने उसे गहरी नजरों से देखा। उन लड़कों में लाल काले चेक की शर्ट और बिस्कुटी रंग की जींस पहने एक लड़का भी था। यही कपड़े तुम पिछले सप्ताह जय के लिए मॉल से खरीद कर लाई थी ना? सुधीर की बात सुनकर कविता कांप उठी। तो उसकी सहेली ने झूठ नहीं कहा था। जय बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है, ये साफ था। अचानक उसे अपने पर्स व अलमारी से गायब होते रुपयों का भी ध्यान आया, जिनके लिए वो अपनी बरसों पुरानी कामवाली को धमका चुकी थी और उसे निकाल भी चुकी थी। वो बेकार ही उन गरीबों पर आरोप लगा रही थी। जाहिर है उनका बेटा जय अपने आवारा साथियों पर उड़ाने के लिए उसके पर्स पर हाथ साफ कर रहा था। धीमे स्वर में उसने सुधीर को दिन में अपनी सहेली से सुनी घटना के बारे में भी बताया। तभी फोन की घंटी बजी। कविता ने फोन उठाया तो उधर से किसी लड़के की आवाज आई। हेलो, कोमल है? कुछ सोचकर कविता ने कहा, हाँ मैं कोमल ही बोल रही हूँ। ओह मेरी जान, कल शाम विक्टोरिया के सामने मिलो। लेकिन माँ, कविता ज्यादा नहीं बोली। वो नहीं चाहती थी कि दूसरी ओर से बोलने वाला लड़का उसकी आवाज पहचान जाए। वो मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। अरे माँ को गोली मारो, एक्स्ट्रा क्लास लगने का बहाना बनाकर निकल जाना। पहले भी तो ऐसा कई बार कर चुकी हो। अच्छा ठीक है, कविता धीरे से बोली।
ठीक 5 बजे बाएं वाले दरवाजे पर, कहकर उधर से फोन बंद कर दिया गया। सुधीर भी सारी बातें सुन रहा था। दोनों सकते की हालत में चुपचाप बैठे रहे। कविता ने पति से कहा, कुछ कीजिए ना, ऐसे चुप बैठे रहने से कैसे काम चलेगा। अब करने को क्या रह गया है, दोनों बच्चे हाथ से निकल गए हैं। मैं तो अपने ऑफिस के काम से अक्सर टूर पर रहता हूँ। लगता है तुम घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। दिन रात लेडीज क्लब और किट्टी पार्टी के चक्करों में घर से गायब रहती हो। हाँ हाँ, अब सारा दोष मेरा ही है। तुम भी तो शनिवार की रात ताश मंडली जमा कर रविवार सवेरे तक बिजी रहते हो और साथ में मुझे भी घसीट कर ले जाते हो। जवान बेटे के सामने घर में खुलेआम शराब की बोतल खोलकर बैठ जाते हो। इन सब से तो घर में बड़ा सुधार होता है ना। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को दोष देते रहे। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बाद दोनों ने ठंडे मन से विचार किया। दोनों को ध्यान आया कि उन्हें अपने बच्चों के दोस्तों, कॉलेज के समय और बच्चों की पढ़ाई के बारे में किसी भी बात का पता नहीं था। शुरू में 1-2 बार कोमल और जय ने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाने को कहा भी था, पर समय न होने के कारण कविता टाल गई थी। फिर दोनों को रुपये देकर कह दिया था कि रेस्टोरेंट में ही खाना खिला देना। दोबारा जब कोमल ने चाय पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुलाया तो कविता नौकर को जरूरी निर्देश देकर नारी स्वतंत्रता पर एक नेता का भाषण सुनने महिला क्लब की बैठक में चली गई थी। सुधीर और कविता दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहे, बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अब ठोकर लगने पर दोनों की आंखें खुल गई। कविता तुरंत उठकर कोमल के कमरे में गई। सिलेबस की मोटी मोटी किताबों पर धूल जमी थी, मानो किसी ने उन्हें छुआ ही न हो। एक दराज में अश्लील साहित्य भरा पड़ा था। कविता ने सुधीर को सलाह दी कि अगली शाम वो उस लड़के को जाकर देखे तो सही, शायद वो कोमल के लिए सुयोग्य वर ही हो। सुधीर मान गया, पर दोनों जानते थे कि ये उनका भ्रम मात्र है कि वो लड़का योग्य पात्र होगा। दूसरे दिन सुधीर ने विक्टोरिया मेमोरियल के बाएं फाटक पर चहलकदमी करते उस हिप्पी नुमा लड़के को देखा। मैले कुचैले कपड़े, बेतरतीब बाल, सड़क छाप अंदाज। उस लड़के को देखकर सुधीर का दिल बैठ गया। कहाँ वो अपनी लाडली कोमल के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या निजी फर्म का कोई मैनेजर खोज रहा था, और कहाँ सिगरेट के कश लगाता, मैले कुचैले कपड़ों में गंधाता ये हिप्पी। कोमल को डांटने धमकाने का अब कोई फायदा नहीं था। इस तरह तो वो घर से भाग सकती थी। सुधीर ने कविता को समझाया कि पानी सिर से काफी ऊंचा हो गया है, पर शायद ध्यान देने से अब भी बिगड़ी बात बन सकती है। बच्चों को सही राह पर लाने की कोशिश अभी भी की जा सकती है। अब डांटने धमकाने से बात और ज्यादा बिगड़ेगी। हमें बच्चों को प्यार और समझदारी से सही राह पर लाना होगा। अगले ही दिन से कविता और सुधीर ने अपने बच्चों पर ध्यान देना और उनके साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जब शुरुआत में कविता ने कोमल के करीब आने की कोशिश की तो कोमल चिढ़ जाती थी। उसे अपनी प्राइवेसी में खलल लग रहा था। कविता ने कोमल से बात करने की कोशिश की। कोमल अपने कमरे में मां की मौजूदगी से बोर हो जाती, पर कविता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मां का धैर्य, उनका स्नेह और वास्तविक रिश्तों की गर्माहट कोमल को सुकून पहुंचाने लगी। अपनी मां के साथ वक्त ना बिता पाने का जो खालीपन उसके अंदर था, वो अब धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन बाजार से खरीदारी करने में मदद करने के लिए भी कविता ने कोमल से कहा। कोमल ने भी सोचा कि मां को बाजार में ही छोड़कर वो फिल्म देखने चली जाएगी, पर कविता ने उसे साड़ियां पसंद करने को कहा। बेटा, मेरी पसंद तो पुरानी हो गई है, तुम ही जरा नए जमाने की साड़ियां चुन दो मेरे लिए। वहीं दुकान में आग्रह करके उसने कोमल को अच्छे चूड़ीदार कुर्ते और सलवार कमीज के सेट भी दिलवा दिए। पहले तो कोमल ने नाक भौं चढ़ाई, पर फिर मां का मन रखने के लिए ट्रायल रूम में जाकर अपनी टाइट जीन्स और टॉप बदलकर आ गई। अपने बदले हुए रूप के इस नए निखार पर वो खुद हैरान रह गई। टाइट कपड़े बदलकर वो खुद भी आराम महसूस कर रही थी।
अगले कुछ दिनों में उसने माँ की बढ़िया रेशमी साड़ियाँ भी पहनकर देखी। नरम रेशमी कपड़े का स्पर्श खुरदरी जीन्स और टाइट कपड़ों के बाद उसे बड़ा सुखद लगा। अपने मम्मी पापा के साथ वो पहली बार एकाध पार्टी में भी गई। कॉलेज के आवारा घूमने वाले फकड़ों की जगह पर सभ्य लेकिन आधुनिक लोग उसे अच्छे लगे। एक दिन कविता ने देखा कि कोमल किसी से फोन पर बात कर रही है। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वही हिप्पीनुमा लड़का उसे मिलने के लिए बुला रहा था। इस पर कोमल ने कड़े शब्दों में साफ इनकार कर दिया कि उसे अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, बेकार की बातों पर नहीं। ये कहकर कोमल ने फोन काट दिया। ये देखकर कविता का दिल खुशी और सुकून से भर गया। उधर सुधीर ने भी जय की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वो उससे उसके कॉलेज और पढ़ाई के बारे में चर्चा करता। जय को अच्छा तो नहीं लगता, पर खुलेआम वो पिता का अनादर नहीं करता। अभी वो पूरी तरह से नहीं बिगड़ा था, और फिर अच्छे संस्कार तो कहीं दबे ढके थे ही, जिन पर बुरी संगत की धूल भी जमी हुई थी। इसी धूल को सुधीर खुरच कर हटाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सुधीर उसके कमरे में स्टीरियो सुनने जा पहुंचा। साथ में फ्रिज से बियर की बोतल भी निकाल ली। एक गिलास में बियर डालकर उसे जय की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर जय हड़बड़ा गया। नहीं नहीं पापा, मैं तो नहीं पीता। अच्छा, सुधीर ने हैरान होने का नाटक किया। आजकल तो लड़के 10वीं तक पहुंचते पहुंचते ही बिगड़ जाते हैं और माँ बाप के सामने बैठकर खूब शराब सिगरेट पीते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा इन सब ऐबों से परे है। लो, आज से मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। कहकर सुधीर ने बोतल कूड़ेदान में फेंक दी। जय ने भी चुपचाप सिगरेट की डिब्बी, जो खिड़की के पर्दे के पास पड़ी थी, आहिस्ता से सरकाकर बाहर गली में गिरा दी। सुधीर ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ देर तक तो वो जय का कान फोड़ू अंग्रेजी संगीत सुनता रहा। फिर अपने कमरे में जाकर आनंद शंकर के रिकॉर्ड का पेन ड्राइव उठा लाया। ये मैंने खरीदे थे। रामलाला जी की बेटी इनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, जरा लगाओ तो। अनिच्छा से जय ने पेन ड्राइव लगाया। भारतीय व विदेशी संगीत का अनोखा संगम सुनकर वो मुग्ध हो गया। चीख चिल्लाहट भरे संगीत के आदी हो चुके उसके कान सितार का मधुर स्वर सुनकर सुकून से भर उठे। इस संगीत के साथ हाथ पैर फेंक फेंक कर मटकने की जगह आंख बंद कर आराम से सुनने को जी करता था। ये तो बहुत अच्छा है पापा। मैं तो समझा था आप क्लासिकल म्यूजिक के रिकॉर्ड उठा लाए होंगे। अरे नहीं, वो तो मेरे ही पल्ले नहीं पड़ते। उन्हें समझने के लिए तो संगीत की पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है, सुधीर ने कहा। कुछ महीने इसी तरह से बीत गए। आपसी बातचीत और सकारात्मक रवैये से घर का माहौल सुधरने लगा। जय और कोमल के व्यवहार में एक सुखद बदलाव नजर आने लगा। बातों ही बातों में सुधीर जय को राजनीतिक चर्चा, फुटबॉल, क्रिकेट और ताजा घटनाओं में घसीट लेता। इस तरह जय का बाहर जाना भी काफी कम हो गया। खाने की मेज पर भी रात को कई विषयों पर माता पिता और बच्चों में खूब चर्चा होती और कई बार बहस भी हो जाती, पर सब इसे सामान्य रूप में लेते। इसी तरह एक दिन पीढ़ियों के अंतर पर बहस होने लगी। बिना कोई व्यक्तिगत प्रहार किए सुधीर ने जय और कोमल को समझाया, माँ बाप जानबूझकर कभी अपने बच्चों की उपेक्षा नहीं करते। अब मुझे ही लो, पिछले 2 सालों से मैं कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सो मैं तुम लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे सका, और फिर मुझे दौरे भी बहुत करने पड़ते हैं। ये सब तुम लोगों की सुख सुविधा के लिए ही तो करता हूँ। तुम्हारी माँ को भी मेरी पत्नी होने के नाते कई सामाजिक संस्थाओं में जाना पड़ता है। कभी शायद हम लोगों ने तुम्हारे प्रति लापरवाही भी बरती हो, पर वो तो इसीलिए कि हमें तुम दोनों पर विश्वास है। हमें मालूम है कि अच्छी शिक्षा तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। तनाव के कारण कविता की मुट्ठियां भिजी हुई थीं। कोमल और जय ने झुके हुए सिर उठाकर कहा, आप ठीक कहते हैं पापा, हम कभी आपका सिर नीचा नहीं होने देंगे। अरे, तुम दोनों इतने अच्छे हो
कि सिर नीचा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और तुम दोनों के लिए मैं कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूँ। वो कोमल से बोला, आनंद जी का बेटा तो तुमने पिछली पार्टी में देखा ही था। उन्हीं के घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वो एक कंपनी में इंजीनियर है। तुम ही बताओ उन्हें क्या जवाब दूँ। शर्म से लाल होती कोमल धत कहकर अपने कमरे में भाग गई। आनंद जी के बेटे से पार्टी में वो बहुत प्रभावित हुई थी। मध्यम वर्गीय आनंद परिवार से रिश्ता सुधीर ने खुद मांगा था, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था और उस परिवार के लिए सुधीर की पद प्रतिष्ठा व रौब दाब का पलड़ा उनको मिलने वाले प्रस्तावों के मुकाबले काफी भारी था। और बरखुरदार, तुम्हारे लिए भी मैंने कुछ सोचा है। वो जय की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां हैं। मेरा एक ठेकेदार दोस्त है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का काम करता है। उसे अपने काम में मदद के लिए किसी विश्वसनीय लड़के की ज़रूरत है। तुम उसके पास 2 महीने काम कर लो। तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और तुम्हें इस काम का अच्छा वेतन भी मिलेगा। मैं तो अब कोमल की शादी के इंतज़ाम में लगूंगा। ठीक है पापा, इस तरह मैं भी कोमल को अपनी कमाई के पैसों से अच्छा सा उपहार दे सकूंगा। जय ने खुश होते हुए कहा, अरे भाई, एक बार तुम इंजीनियर बन गए तो फिर तुम्हारी कमाई से ही घर चलेगा। मैं तो रिटायर होकर आराम करूंगा बस। तीनों हंसने लगे। कविता की भिजी मुट्ठियां आहिस्ता आहिस्ता खुल गई थीं और सुधीर के ठहाके सारे घर में गूंज रहे थे। अपने बच्चों को वक्त ना दे पाने की भूल सुधारकर अपनी समझदारी से उन्होंने समय रहते अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को बिखरने से बचा लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।